नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में आजकल हम सुन रहे हैं उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी शून्य। अभी तक हमने कहानी का प्रथम अंक सुन लिया है। आज हम कहानी का दूसरा और अंतिम अंक सुनेंगे, तो सुनना प्रारंभ करें। मंजूश्री के लैब से चले जाने के बाद वह कई दिनों तक मंजूश्री के साथ हुई बातों के बारे में सोचता रहा। अगर मंजूश्री को सचकर शिवेश की मित्र मंडली के बीच बैठना और हंसी ठट्ठा करना अच्छा लगता है, तो इसमें उसे क्यों आपत्ति होती है? अगर वह कपड़े जरा ज़्यादा ही कैसे पहनती है, तो शिवेश को कुछ कहना चाहिए। मंजूश्री को वह अच्छा लगता है। ज़रूरत बेज़रूरत वह उसके लैब में आ जाती है। उसे चाहिए क्या? पति पुत्र सभी तो हैं। कितनों ने उसका नाम अपनी मर्दानगी से जोड़कर डींगे हाँकी है। शायद उसे एक मित्र चाहिए जो निष्पक्ष और तटस्थ हो, जो उसके स्त्री होने का लाभ ना उठाए, जो दोस्त के घर सेंध नहीं लगाए। उसे मंजूश्री शुरू से अच्छी लगी। वैसी चंचलता और नखरेबाजी उसने कम ही देखी थी। शिवेश और मंजूश्री के साथ बैठकर समय अच्छा कट जाता था। पर आकर्षण बिल्कुल भी नहीं था। मंजूश्री क्या, शादी ब्याह प्रेम या अफेयर की इच्छा मन में नहीं उठी। कभी कोई लड़की उसे इतनी अच्छी नहीं लगी कि घूमा फिरा जाए अपना अमूल्य समय नष्ट करके। अभी भी लड़कियां इर्द गिर्द मंडराती थीं, विशेषकर नई आई हुई। पर मंजूश्री उन्हें देर सबेर आगाह कर ही देती थी। क्यों समय खराब कर रही हो इनकी आशा में? इन्हें सिर्फ अपने कंप्यूटर से प्यार है। वही इनके दिल का सम्राट है और लैब इनका राजमहल। कंप्यूटरों के साथ काम करते करते दिल भी वैसा ही रूखा हो गया है। कभी किसी दिन हंस देते हैं तो उस दिन धूप निकल आती है, वरना इनकी जिंदगी में तो हमेशा बर्फ ही पड़ती रहती है। शायद वह ठीक कहती थी। किसी भी स्त्री से वह जुड़ नहीं पाएगा। कुछ अंदर महसूस ही नहीं होता, न बहन न प्रिया। लता के सालों कनाडा में रहने के बावजूद न वह कभी मिला था, न कोई संपर्क ही रखा था। वह बहन थी, फिर भी उसे लगता था कि उसका कोई नहीं है। शिवेश और मंजूश्री के प्रति वह आभारी था। जब उसका कहीं कोई संबल या सहारा नहीं था, उन्होंने अपने घर रखा, खिलाया पिलाया। छोटी सी तनख्वाह में उसे भी अपने परिवार का सदस्य बना लिया था। आकाश विकास को डांट पड़ती रहती थी कि वे अंकल के काम में बाधा ना डालें। उसे थीसिस समाप्त करते ही अपनी ही यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स विभाग में नौकरी मिल गई थी। तब भी शिवेश या मंजूश्री को जलन नहीं हुई। तुम डरते हो, मंजूश्री ने एक बार कहा था। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे माँ छोड़कर चली गई, वैसे ही वह भी ना चली जाए। बहुत मनोविज्ञान पढ़ लिया है। कहाँ? काठमांडू विश्वविद्यालय में, उसने ताना देते हुए कहा था। उड़ा दो हंसी में मेरी बात। यह तो तुम पुरुषों का स्वभाव ही होता है, किसी स्त्री की सीरियस बात पर ध्यान न देना। मगर मेरी एनालिसिस सही है। तुम किसी से स्नेह कर ही नहीं सकते।
तुम्हारे मन में इतना क्रोध, इतना क्षोभ भरा हुआ है स्त्रियों के प्रति, क्योंकि तुम बालपन में माँ के ना होने के दुख से उभरे ही नहीं। तभी तो जब बात करते हो जली कटी। शिवेश ने कहा था, छोड़ो भी इस बात को, क्यों तुम दोनों झगड़ते ही रहते हो? मंजूश्री, जरा सोच कर बोला करो। यह सच था कि मंजूश्री के पास रूप भी था, बुद्धि भी, परंतु पढ़ाई कहीं बीच में ही छूट जाने के कारण उसके आगे कम विकल्प बचे थे। वह कुछ करना चाहती थी और बार बार उससे सलाह लेने उसके लैब में आने लगी थी। वह रिसेप्शनिस्ट, सेल्स गर्ल के आगे कुछ बनना चाहती थी। जैसे उसके मन में आकांक्षा जाग उठी थी कि वह भी कुछ करे। अखबार में एक विज्ञापन पढ़कर कि जमीन जायदाद बेचने वाले सदस्यों का संघ 2 अल्पसंख्यकों को $1000 की स्कॉलरशिप देगा ट्रेनिंग के लिए, उसने अखबार मंजूश्री के आगे रख दिया था। मंजूश्री को स्कॉलरशिप तो नहीं मिली, मगर एक संस्था ने ट्रेनिंग पूरी करने पर उसे नौकरी देने का वचन दिया, 6% कमीशन पर। पढ़ाई पूरी करते ही मंजूश्री बदलने लगी। घोड़े की पूंछ जैसे बाल, रंग बिरंगे क्लिप चिमटियाँ गायब हो गईं। नए स्टाइल के बाल बने, मेकअप कम हुआ, पायलें उतरी। क्रीम कलर का जैकेट स्कर्ट पहन और ब्रीफ केस लेकर वह नौकरी पर जाने लगी। पर कई महीनों की दौड़ धूप के बाद भी वह एक मकान नहीं बेच पाई। फिर जब उसकी नज़र में यह मकान पड़ा तो उसने ठान ही लिया कि यह तो बेचना ही है। मकान नया था, 2 जुड़वा हिस्सों में बटा हुआ। दोनों तरफ 3-3 कमरे, बैठक, रसोई, 2 बाथरूम। वह उसके पीछे ही पड़ गई कि अगर वह मकान का एक यूनिट ले ले तो दूसरा यूनिट जैसे भी होगा वे लोग ले लेंगे, कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। वह अपने रिकॉर्ड पर दिखलाना चाहती है कि उसने एक घर बेचा है। उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उसने एक यूनिट खरीदा, मगर खरीद उसकी उम्मीद से ज़्यादा ठीक बैठी। घर विश्वविद्यालय के पास ही था, बीच में सम्मिलित दीवार थी, पर उधर का शोर नहीं आता था। माँ को भी घर अच्छा लगा। वे दोनों रसोइयों के बीच का दरवाज़ा खुला ही रखती और मंजूश्री से उनकी खूब पड़ती। वे सर्दियों के ही दिन थे और मंजूश्री के काम में मंदी थी। उस दिन छुट्टी थी, मगर माँ को मालूम नहीं था। वे नहा धोकर निकली तो घर में सन्नाटा पाकर सोचा होगा कि वह रोज की तरह 7:45 बजे निकल गया होगा, पर वह अपने कंप्यूटर वाले कमरे में काम कर रहा था। उसका ध्यान टूटा मंजूश्री और माँ की बातचीत से। मंजूश्री कह रही थी, मामा ने शहर ले जाकर होटल में लगवा दिया। काठमांडू का सबसे बड़ा होटल है, वही काम करने लगी। ये आकर वहीं ठहरे। मामा ने मेरी मर्जी तो पूछी ही नहीं, बस कर दी शादी कि यहाँ तो खाने के ही लाले हैं। फिर नेपाल में तो होने से रही इसकी शादी। बाहर के हैं, ले जाएंगे। लड़की अमेरिका में रहेगी तो माँ बाप की मदद भी करेगी। बराबर पैसा भेजती हूँ, कभी इनसे पूछकर, कभी छुपाकर। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद थे। उम्र में बड़े, फिर स्मार्ट भी नहीं। होटल में एक से एक स्मार्ट लड़के आकर ठहरते थे। हिंदुस्तान के फिल्म एक्टर शूटिंग के लिए आते थे। बाहर के ग्रुप सागर माथा जाने के लिए।
लंबे चौड़े मजबूत। धत, यह क्या थे? थुल थुल। मेरा मन होता था कि मुझे भी बड़ा लंबा स्मार्ट सा लड़का मिले, बढ़िया साड़ी पहनकर हनीमून बनाने वाली लड़कियों की तरह घूमूं। मगर निभा रही हूं। भले है, इज्जत नाम सब दिया है, कभी मेरी गरीबी का ताना नहीं दिया। पर जानती हूं, अब जो मिलेगा अपने ही उद्यम से। इनकी तो तरक्की होने से रही। डेयरी साइंस में पोस्ट डॉक्टर बने बने जिंदगी काट देंगे, कभी इस लैब में, कभी उस लैब में। कभी आइसक्रीम सुधार पर काम करेंगे, कभी अंडे मुर्गी पर। नाक में 5 हीरो की लौंग अभी तक नसीब नहीं हुई, न लगता है कि कभी होगी। माँ ने कहा, लीटर लीटर दूध गटकने को कहती है लता। कहती है अंगूर खाओ, पिस्ता बादाम खाओ। है भी कितना यहाँ, हर चीज देखकर ही मन भर जाता है। वहाँ प्याज लहसुन तक में आग लगी हुई है। लता ले गई साड़ियाँ दिलाने। मैंने बहुत मना किया, मानी ही नहीं। बोली, तुम्हें रंग बिरंगी प्रिंट की साड़ी पहने देखकर अच्छा लगता है। रोज देखते हैं हम लोग, जाने क्या क्या। धूप किनारे, अनकही, बुनियाद के भी 16 भाग देखे। नए टेप अभी आए नहीं थे। वहाँ तो घर में गैस तक नहीं है, टीवी के बाद तो दूर रही। 6 बहनों में सबसे छोटी थी मैं। माँ बाप बहनों की शादी करते करते थक गए थे। स्कूल के मास्टर शरीफ आदमी, इज्जत है, ठीक से रखेंगे। पहली के 2 बच्चे हैं तो क्या, पल जाएंगे। मुझे बच्चा पालना क्या आता था, फिर भी सभी को अपना लिया, फर्ज समझकर करती रही। हंसी ठट्ठे या फालतू बातों के लिए टाइम ही कहाँ था, जैसे हंसना भूल ही गई। लता बार बार कहती है कि तुम दोनों आ जाओ, आराम से रहो। हम दोनों ही कामकाजी हैं, घर में रहो, बच्चे को देखो। अकेला ही देवता है। पर लता के बाबूजी कभी तैयार नहीं होंगे आने को। अपने शहर गंगा जी के किनारों से कितना जुड़े हैं, चप्पे चप्पे पर पुराने शिष्य हैं, बेतरह मान है इनका। कितनी मुश्किलों से खंभात गए हैं, वह भी लता के ख्याल से। इतनी उम्र में पहला बच्चा होने वाला था, बहुत घबरा रही थी बेटी। यहाँ यह लड़का तो निराला ही है, बचपन से ही ऐसा है, चुप, घुन्ना। इसे न प्यार होता है न दुख दर्द। साइकिल से गिरकर बाहें तोड़ ली थी, वैसे ही हाथ लटकाकर घर चला आया था। हड्डी बैठाकर पलस्तर हुआ था, तब भी एक चीख नहीं निकली थी। वैसे इन्हें तीनों बच्चों में यही प्यारा है, प्राण बसते हैं इसमें। मगर कभी दिखाने वाली बात तीनों के तीनों में नहीं है, बस लता ही है, ढाढ़े मार मार कर रोने वाली। वह एकदम सुन्न और जड़ हो गया। उसके आगे एक बंद दरवाजा खुल गया था, जिसकी उपस्थिति का उसे एहसास भी नहीं था।
सालों से वह अपने रिसर्च पढ़ाने के काम में इतना डूबा हुआ था कि वहाँ परिवार में क्या हो रहा है यह भूल सा ही गया था। परिवार में चिट्ठी लिखने का चलन नहीं था। दद्दा कैसे हैं, बाबूजी कैसे हैं, लता कैसी है, इस सब की खबर ना आती। ना वह अपनी खबर भेजता। माँ के आने पर भी वह उनको देखता रह गया। वे एकदम बदली हुई लग रही थीं। उनके चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। ऐसे ही रहते हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। बड़े की शादी तो हुई नहीं। लड़की का भाई इमिग्रेशन दिलाकर यहीं ले आया। बाबूजी कैसे हैं? रिटायर हो गए हैं। पेंशन मिलती है। स्कूल का घर भी छोड़ना पड़ा। अब खंभात ही रहेंगे। लता ने बहुत बुलाया पर वे आने को राजी नहीं हुए। लता ने इमिग्रेशन के लिए अर्जी दी है। अपने? नहीं, हमारे लिए। वैसे मुझे तो 5 साल का विजिटिंग वीसा मिला ही है। तो तुम 5 साल रहोगी? उसने चौंक कर पूछा था। लता तो नौकरी करती है, उससे बच्चा कैसे पलेगा? यहीं रह जाने को कह रही है। पर बाबूजी? बाबूजी पता नहीं आने को राजी होंगे या नहीं। तबीयत भी ठीक नहीं रहती। रिटायर होने के बाद एकदम गुमसुम हो गए हैं। तुम कितने सालों से नहीं गए? जाकर एक बार मिल आओ तो उन्हें कितनी खुशी होगी। हर एक से तुम्हारी बात करते हैं। लता भी कहती है भाई साहब कभी खोज खबर ही नहीं लेते। यहाँ से टोरंटो दूर ही कितना है? बस इसी कंप्यूटर में नाक अड़ाए बैठे रहते हो रात दिन। यह वही माँ है, चुप रहने वाली, काम से काम रखने वाली। कैसी आसानी से इन्होंने अपने को सबसे अलग कर लिया है, बाबूजी तक से। उसे उन पर गुस्सा आने लगा, पर तभी मंजूश्री की बात उसके दिमाग में कौंध गई। माँ और पति के परे भी मैं कुछ और हूँ, स्वयं। यह रंग बिरंगी साड़ी पहनने वाली, धारा प्रवाह बातें करने वाली स्त्री के व्यक्तित्व में क्या क्या छिपा रहा है, क्या क्या दबा रहा है इतने सालों तक वाइस प्रिंसिपल की पत्नी और 2 सौतेले बेटों की माँ बनकर। जब तब उनकी और मंजूश्री की वही शिकायतें बनी रहीं। वह अलग अलग रहता है, कहीं आता जाता नहीं, न दोस्त न संगी साथी, बस रिसर्च और रिसर्च, पढ़ना, लैब और कंप्यूटर। आपका बेटा भी मशीन बनकर रह गया है आंटी, मंजूश्री ने कहा था। क्या कहूँ, बचपन से ही ऐसा था। कम बोलता था, कम खाता था। अंधेरा होने तक अकेला नहर के आसपास घूमता रहता था। माँ ने कहा, शादी क्यों नहीं की? बस नहीं ही हुई। रिश्ते तो बहुत आए, इसने कभी आकर लड़की देखी ही नहीं, न हाँ की न ना की। बाबूजी खत किताबत करते रहे थे, इंतजार करते रहे थे कि यह कभी आए, लड़की देखे तो आगे बात चले। फिर माँ चली गई लता के पास और एक बार हिलकर जिंदगी स्थिर हो गई। पर तभी वे सोचने लगा था कि वह जल्दी ही भारत जाएगा। बाबूजी से पूछेगा
कि क्या चाहते हैं। खंभात में उन्हें कतई अच्छा नहीं लगता होगा। क्या पुराने शहर में लौटना चाहेंगे? वहाँ घर लेकर रहना चाहेंगे? महीने के महीने बैंक से हिसाब आता है, पैसे जमा होते जा रहे हैं। उनका कुछ करना होगा। दद्दा कब तक करते रहेंगे? बाबूजी सुबह उठते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। नहीं, माँ कह रही थी मोतियाबिंद शुरू हो रहा है। धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है। इसके आगे वह और कल्पना नहीं कर पाया। बाबूजी का पूरा दिन कैसे कटता होगा? दद्दा की जिंदगी में क्या हो रहा है? शायद कुछ नहीं। जैसे उसकी अपनी जिंदगी सिलसिलेवार चली जा रही है। वह बहुत दिनों तक माँ और बाबूजी, शिवेश और मंजुश्री के बारे में सोचता रहा। माँ लता के पास कितनी खुश हैं। वह इस बार पहली ही छुट्टी में भारत जाएगा और बाबूजी को मना लेगा। वह उन्हें साथ ही ले आएगा, लंबी यात्रा में देखभाल करता हुआ। उसकी बात नहीं टालेंगे बाबूजी। अगर चाहेंगे तो भारत में वह घर बनवा देगा, उसी पुराने शहर में। जब यहाँ से मन उछटेगा तब वहाँ चले जाया करेंगे, उन्हीं परिचित गलियों घाटों और नहर के पुल के पास घूमने के लिए। हर 2 कदम पर पुराने शिष्य स्वागत करेंगे। वह भी अपने को बदल डालेगा, अपने अंदर बैठकर खोज करेगा कि वह असल में क्या है, सचमुच में उसका स्वयं क्या है। इस निरंतर शोध और अध्यापन में लीन केवल एक शुष्क वैज्ञानिक, या इसके परे कुछ और भी। उत्साह के उस दौर में उसने नागरिकता के कागज भी भर दिए। नागरिक होते ही वह बाबूजी और माँ के ग्रीन कार्ड के लिए अर्जी दे देगा। मंजूश्री से कहकर बड़ा मकान खरीदेगा और एक अच्छे स्थिर सामाजिक प्राणी की तरह रहेगा। शादी ब्याह भी भविष्य काल में संभव है। अभी तो वह वर्तमान में ही रहता आया है, एक दिन के बाद दूसरा दिन। मंजूश्री अपनी छोटी बहन के बारे में बात किया करती थी। वह भी उसी की तरह थी, गोरी दुबली चुलबुली। क्या नाम है उसका? हाँ, त्रिपुरा। शादी में सबसे पहले वह त्रिपुरा और मंजूश्री दोनों को 5-5 हीरो वाली नाक की लौंगे बनवा कर देगा। कभी कभी हंसी आती है और लगता है कि वह शेख चिल्ली जैसी बातें सोचने लगा है। मगर जिंदगी अगर एक वाक्य है तो उसकी समाप्ति भविष्यकाल की क्रिया में होनी संभव है। एक शाम नशे के दौर में उसने मंजूश्री से यह सब कह डाला। वह उसे सपाट दृष्टि से देखती रही, फिर बोली, त्रिपुरा की तो कब की शादी हो गई। शायद तुम्हें बताया नहीं। तुम्हें रुचि भी क्या थी? हाँ, बाबूजी को आने को राजी कर लो तो माँ को बहुत खुशी होगी। अगर वे न भी आएं तो मेरी बात सुन लो, वे लौट कर जाने वाली हैं नहीं। पिंजरे से निकलकर पंछी कभी वापस गया है? वे बाबूजी के बिना रह लेंगी? उसे हैरत हुई। उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो तुम भी बच्चों के बड़े हो जाने पर शिवेश को छोड़कर चल दोगी? क्या मालूम। उस वक्त उसे मंजूश्री से बहुत चिढ़ हुई और माँ पर भी क्रोध आया था। मगर मंजूश्री का भाषण टालने के लिए वह चुप ही रहा। फोन सुबह सुबह आया था, अचानक, अप्रत्याशित। लाइन बहुत गड़बड़ थी। बार बार दोहराने पर सिर्फ समझ में यह आया कि दद्दा कह रहे हैं,
बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है, तुरंत आओ। दद्दा, दद्दा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसने बार बार पूछा। तुरंत आना मुश्किल होगा, यहाँ कैजुअल लीव तो होती नहीं, प्रबंध करना पड़ेगा। दद्दा, बाबूजी ने मुझे बुलाने को कहा है क्या? पर उधर से फोन कट गया था। वह एकदम सुन्न हो गया था। कुछ देर जड़ बैठे रहने के बाद उसने दद्दा के ऑफिस का फ़ोन मिलाने की कोशिश की थी। बार बार ऑपरेटर के स्वर में रिकॉर्डिंग आती रही। क्षमा करें, जिस देश को आप फ़ोन कर रहे हैं वहाँ की सभी लाइनें व्यस्त हैं। घड़ी पर नज़र जाते ही वह चौंक पड़ा था। समय बहुत कम था। अगर जहाज़ पकड़ना है तो घर से तुरंत निकलना होगा। उसे कुछ भी याद नहीं है। शिवेश ने कैसे उसके टिकट का प्रबंध कराया? मंजूश्री ने कैसे उसका सूटकेस तैयार किया? मंजूश्री को ही ध्यान आया था। पता नहीं माँ को खबर हुई है या नहीं। उसने अपने घर से फ़ोन किया और आकर बताया, लता कह रही है कि तुम टोरंटो जाते हुए और माँ को लेते हुए जाओ। उसने झुंझला कर कहा था, उसमें 12 घंटे और खप जाएंगे। मैं अब जा रहा हूँ। लता से कहो वही इंतज़ाम करे। मैं जा रहा हूँ टोक्यो होता हुआ और वे जाएंगी लंदन होती हुई। वे भी टोक्यो से होकर जा सकती है ना? शिवेश ने उसे डांटा था। तुम बीच में मामला उलझाओ मत, इसे निकलने दो। सैन फ्रांसिस्को पर 2 घंटे रुकना पड़ा। वह बार बार फ़ोन मिलाता रहा और बार बार रिकॉर्डिंग जवाब देती रही। सारी लाइनें व्यस्त हैं, क्षमा कीजिए। 16 घंटे टोक्यो तक, उसके आगे कितने घंटे बंबई तक, उसे याद नहीं रहा। वह जहाज के पिछले हिस्से में अपनी सीट पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा, पूरा का पूरा जैसे अधर में लटका हुआ, एक प्रतीक्षा में। यात्रा के अंत में उसे क्या मिलेगा, इसी में उलझा हुआ। बाबूजी जरूर सुधर रहे होंगे। आजकल चिकित्सा शास्त्र कितना बढ़ गया है। डॉक्टर लोगों को मौत के मुंह से निकाल लाते हैं। वह बाबूजी के पास बैठकर उन्हें अंगूर खिलाएगा, उनसे कितनी बातें करेगा जो कभी नहीं की। कभी नहीं बता पाया कि गर्मी के दिनों में झुटपुटों में नहर के पास उनके साथ घूमना उसको कितना अच्छा लगता था। जो भी बन सका आपके त्याग और आदर्शों की वजह से बाबूजी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कितनी लंबी है भारत तक की यात्रा। आधी दुनिया पार करके पहुंचते हैं। जहाज जैसे चींटी की चाल से चल रहा था। रात दिन एक दूसरे में गडमड, सब कुछ एक विकराल रात्रि की तरह। वह रास्ते भर अपने को दिलासा देता रहा कि दद्दा बेकार में घबरा गए होंगे। बाबूजी ने भी कह दिया होगा कि खबर कर दो। वह इतने सालों से आया भी नहीं है। बीमारी में मन वैसे भी छोटा हो जाता है। दिल के दौरे भी कई तरह के होते हैं। हल्का दौरा ही होगा। डॉक्टर का क्या जाता है, कह दिया होगा, बुला लो, तीमारदारी में मदद मिलेगी। माँ को भी गए 1.5 साल तो होने ही आया। बंबई में वह बेशर्मी से धक्का मुक्की करता हुआ जहाज से उतरा था। दौड़ता हुआ कस्टम में पहुंचा था और लाइन के आगे पहुंचकर जोर से कहा था, इमरजेंसी में आया हूं, आप पहले मुझे क्लियर कर दें। महिला कस्टम ऑफिसर ने उसका चेहरा देखा, फिर उसका हल्का सा सामान और उसके कार्ड पर दस्तखत करके उसे बाहर जाने का संकेत दे दिया। वह भागता हुआ ही दरवाजे से निकला था। घर के आगे कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में खड़े थे।
ऑटो से उतरते हुए उसने देखा कि मुर्दा घर की गाड़ी भी एक किनारे खड़ी हुई थी। वह एकदम शिथिल पड़ गया। खाली नजरों से उसने आसपास के लोगों को देखा। उनमें से एक भी चेहरा पहचान का नहीं था। तभी दद्दा बरामदे से निकले और उसे कंधे से लिपटाकर जोर से रो पड़े थे। दद्दा कम रोते थे, कभी कभार ही। अब भी एक उबाल के बाद शांत हो गए। बरामदे में ही जमीन पर बाबूजी एक सफेद चादर से ढके हुए थे, अकेले। कोई और कमरे में नहीं था, सिवाय एक पंडित के जो होठों में कुछ बुदबुदाते हुए कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे। उसने चादर उठाकर बाबूजी का मुंह देखा था। उनके कानों, नाक और मुंह में रुई ठुसी हुई थी। एक झटका सा खाकर उसने चादर हाथ से छोड़ दी थी। लगा था जैसे सीने के अंदर तड़ तड़ करके कुछ टूट रहा है। जबड़े कसते हुए एक गहरी पीड़ा की रुलाई उसके अंदर से उठी थी। अंदर के सारे अंग मरोड़ती ऐंठती हुई, पर उससे रोया नहीं गया। चादर से बाबूजी का मुंह ढककर वह वहीं बैठ गया। दद्दा भी पास आकर बैठ गए। आंखें पोंछते हुए उन्होंने पूछा, माँ कब पहुंचेंगी? अब और भी रखा नहीं जा सकता। वैसे भी 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। क्या किया जाए? सफेद चादर से आपाद मस्तक ढके बाबूजी क्या सुन रहे हैं उनकी बातचीत? क्या उन्हें मालूम पड़ गया है कि वह उल्टे सीधे किसी तरह उन तक पहुंच गया है? कितनी बातें वह मन ही मन उनसे कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब क्रियाकर्म हो ही जाना चाहिए। तुम भी आ गए हो। यह सब कैसे हुआ? उसने पूछा था। अचानक ही, कुछ पता ही नहीं चला। सोए के सोए रह गए। नौकर जब चाय देने गया तो उसने देखा। डॉक्टर ने कहा रात में दिल का दौरा पड़ा। उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तुम्हें फोन किया तो फोन पर पूरी बात मुंह से निकल नहीं पाई। बाबूजी के सारे अंग, हाथ पैर सब अकड़े हुए हैं। इतने कड़े कि कैंची से कुर्ता काटकर नया कुर्ता शरीर पर डाला गया है। वह बैठा बैठा देख रहा है, पर जैसे वह कहीं दूर चला गया है। गंगा की लहर के पास सड़क पर चलते हुए बिच्छू ने मुझे काट लिया। बताओ, यह इंग्लिश में सही है या गलत? बाबूजी उससे पूछते हैं। लकड़ी के पुल पर पानी चढ़ाया है। एक हाथ से धोती ऊपर उठाकर और दूसरे हाथ से कस कर उसका हाथ पकड़कर नहर पार कराते हुए वे पूछ रहे हैं। सड़क पर चलते हुए वह अंतिम बार उनके पैर छूता है, एकदम ठंडे, सफेद, रक्तहीन। माँ तीसरे दिन पहुंची, रंगीन छापे की साड़ी में, रोती बिलखती। सुनसान घर देखकर छाती पीटने लगी। अरे नालायको, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। अरे चंडालो, तुमने आखिरी बार मुंह भी नहीं देखने दिया। दोनों भाई सिर झुकाए बैठे रहे। उनके मन में ढेर सी क्रूरता भर उठी। और पियो गटर गटर लीटर भर दूध, अंगूर खाओ, वीसीआर पर बुनियाद देखो और लता के बेटे के पोतड़े धो। उसी में तुम्हें सुख मिलता था ना, जो बाबूजी को खंभा ठेल कर तुम साल से ऊपर टोरंटो रह गई थी। उसने होंठ भींच लिए। दद्दा ने कहा था, माँ ऐसा मत सोचो। और रखना मुश्किल था। तुम्हें तुरंत ही खबर कर दी थी।
एकदम ऐसे कैसे हो गया? न बुखार न बीमारी। माँ ने रोते रोते कहा था। उनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई होगी। नौकर के हाथ का खाना खाकर उनकी हालत बिगड़ गई। मेरे साथ गए होते तो ऐसा नहीं होता। उन्हें लीटर लीटर भर दूध नहीं पिलवा पाए दद्दा। उसके मुंह से निकल गया। माँ और भी जोर से रोई। ऊपर से ताने देते हो। पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया। तुमने क्या किया माँ बाप के लिए? अपनी पासबुक ही भरते रहे। सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। दद्दा ने उसे धकेला कर कमरे से बाहर कर दिया था और माँ को समझाने बुझाने लगे थे। अकेले रहते रहते दद्दा एकदम औरताना व्यवहार करने लगे हैं। माँ रोती और विलाप करती। उसे रह रहकर क्रोध आता। हर चीज पर, हर एक पर, अपने पर, माँ पर। आगे क्या होगा? माँ कहाँ रहेंगी? क्या करें? दद्दा बार बार उससे पूछते, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिल पर एक भारी सा बोझ था। उसे माँ के बिलखने और दद्दा के इतनी जल्दी सहज हो जाने पर ईर्ष्या होती थी। वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? वह बाहर बैठा अकेले सिगरेट पीता रहता था। उसके मन में बार बार बर्फ से घिरे शांत निस्तब्ध अपने घर का चित्र उभरता रहा था। मन बोझिल था कि उसने बाबूजी के लिए कुछ नहीं किया। एक पार्कर पेन तक खरीद कर नहीं दिया। जैसे उसे स्वयं किसी चीज की इच्छा कामना आकांक्षा नहीं थी। क्या किसी को भी नहीं थी? बाबूजी के शांति हवन वाली रात ही वह चल पड़ा था। माँ दरवाजे तक आई थी। वे रह रहकर रोती थीं। उसे ताज्जुब होता कि माँ इतने आंसू इतने साल तक कहाँ समेटे रहीं। उसने झुककर माँ के पैर छुए थे। माँ ने कुछ कहा जो कि हिचकियों में उलझ कर रह गया। दद्दा स्टेशन तक आए। दोनों चुप रहे। गाड़ी चलने पर भी वे प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। पर यह देहरादून एक्सप्रेस नहीं थी। अकेले रसोई में बैठे उसे लगा जैसे गटमट जिंदगी अपनी जगह आ गई है। यही है उसका घर, जमीन, जड़ें। अकेलापन ही उसका साथी, जिसमें उसे कभी अकेला महसूस नहीं होता। सन्नाटे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। इसके अलावा कोई आवाज नहीं। बाहर हाड़ गलाने वाली सर्दी और बर्फ। अंदर अकेला वह और घड़ी की टिक टिक। बत्ती बुझाकर वह कमरे में आ गया। कमरा गर्म रहता था। वह जूते मोजे उतारकर पूरे कपड़े पहने पहने ही कंबल के ऊपर लेट गया। उसे मालूम था कि समयांतर के कारण नींद अभी नहीं आएगी। सारा शरीर भारतीय समय के अनुसार काम कर रहा था, जहां अभी भी दिन होगा। दद्दा के फ्लैट के पीछे तार पर अम्मा की साड़ी सूख रही होगी। वे ऑफिस गए होंगे। अम्मा उसी खाट पर लेटी होंगी जहां बाबूजी लेटा करते थे। वह सोचने लगा, यही अंत है, एकदम फाइनल, इति। वैज्ञानिक दिमाग ने भी कभी परलोक पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया। शारीरिक मृत्यु ही अंत है, जीवन की इति। उसके बाद अंधेरा ही है और शांति, अनंत शांति। चाहे जलाओ या बहाओ या दफन करो। विद्युत दाहगृह के आंगन में चटक धूप थी।
सामने उद्यान था जिसमें 4-5 रंगों के बोगनवेलिया पूरे उभार पर थे। गुलाबी, बैगनी, नारंगी, सफ़ेद गुलाबों की महक से हवा बोझिल थी। छोटे छोटे क्यारियों में गेंदे फूल रहे थे। दाहगृह में इतने रंग, गंध और सजावट। लंबे गलियारे में सीमेंट के कई प्लेटफॉर्म बने हुए थे जिन पर सिंदूर आदि की स्थायी चिकनाहट और रंग बस गए से लग रहे थे। बाबूजी को भी गाड़ी से उतारकर एक प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया गया था। वह पैताने खड़ा रहा था और एकटक बाबूजी के मुंह को देखता रहा था। एकदम शांत, सौम्य और कोमल। दद्दा पंडित के आदेशानुसार सब कुछ करते जा रहे थे। यह माथे पर लगाइए, चंदन की लकड़ी रखिए, मुंह में गंगा जल डालिए। बाबूजी के चेहरे से नजर हटाकर उसने दूसरी तरफ देखा था तो बोगनवेलिया का झाड़ नजर आया। खुली धूप और नीले आकाश के नीचे बैगनी छोटे छोटे फूलों से भरी शाखाएं ही शाखाएं। हॉस्टल से साइकिल पर साइंस म्योर कॉलेज की क्लासों में जाते हुए बोगनवेलिया ही दिखाई देते थे। कितना अच्छा लगता था इलाहाबाद उन रंगों में, पर इस वक्त वह रंग आंखों में चुभ रहा था। वह नीचे देखने लगा था जहां कुछ खाली दोने और गुलाबों की टूटी फूटी मालाएं पड़ी थीं, एकदम ताजी। किसी के कफन का एक लाल टुकड़ा जो कि कीच में फंस गया था और हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके बाद वह जैसे दृष्टिहीन हो गया था। झंझनाहट की तीखी आवाज से चौंक कर उसने आंखें खोली थीं। प्लेटफॉर्म खाली था और किवाड़ बंद हो चुके थे। उनके पीछे कुछ नहीं देखा जा सकता था, सिर्फ सोचा जा सकता था, क्योंकि सोचने की सीमा अनंत है। घंटे भर रुकिए, तब तक अवशेष मिल जाएंगे, अधिकारी ने दद्दा से कहा था। वह बिना कुछ कहे छटपटा कर बाहर निकल आया था। गुलाबों, गेंदों और बोगनवेलिया के ऊपर एक धुआं सा तैरने लगा था, मांस जलने की गंध। वह सड़क पर भागने लगा था, मगर तब भी उससे रोया नहीं गया था। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियंवदा जी की कहानी शून्य। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे आप कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए फरमाइश भी आप कमेंट्स के जरिए हम तक भेज सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।